बौद्धकालीन स्थल, बौद्धकालीन स्थल में एक था मैनपाट, ठीक है, कहाँ, सरगुजा संभाग में सरगुजा, बिलासपुर संभाग में आपका मल्हार, ठीक है, राजनांदगांव में डोंगरगढ़, रायपुर संभाग में रायपुर और महासमुंद, सिरपुर, महासमुंद, सोंडराग्राम, रायपुर, ठीक है, और एक बस्तर संभाग में भोंगापाल। ठीक, आपको इतने चीज याद रखना है बस, ज्यादा कुछ चीजें, ठीक है, आप लोगों को अभी याद नहीं रखना है। और एक याद रखना है ये, ठीक है, कौन सा, ये भूल रहा था, ठीक है, ये अगर बात करें तो बलौदाबाजार का तुरतुरिया, तुरतुरिया, ठीक, ये सब आपको याद रखना है। चलो, रायपुर संभाग के 3 जिले, बलौदाबाजार, रायपुर और महासमुंद, और महासमुंद में सिरपुर, ठीक है, सिरपुर से क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें बौद्ध काल से संबंधित है। ठीक, बौद्ध काल में अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है कौन सा, अवधान शतक। अवधान शतक में गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आते, मैंने पहले ही अभी बताया था, ठीक है, और जब वो छत्तीसगढ़ आए थे तो छत्तीसगढ़ के सिरपुर आए थे। वो कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, अवधान शतक में। ठीक, चलिए, अब ये जो है सिरपुर हमारा पुराना इतिहास रहा है सिरपुर से, तो सिरपुर का क्या किया गया, उत्खनन करवाया गया। क्या करवाया गया, उत्खनन। उत्खनन किसने, M.G. दीक्षित ने, M.G. दीक्षित के द्वारा, ठीक है, उत्खनन। उत्खनन में प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त हुआ विहार, बहुत सारे विहार। विहार मतलब होते हैं जो भिक्षु भिक्षुणी जब आए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी जब आए थे धर्म प्रचार के लिए, तो उनके रहने की व्यवस्था करवाया गया, उसी को बोलते हैं विहार। ठीक है, चलिए, प्रमुख विहार में, ठीक है, क्या, स्वास्तिक विहार, स्वास्तिक विहार। दूसरा, प्रभु आनंद कुटी विहार। तीसरा, तीवर विहार, तीवर विहार। चौथा, प्रभु आनंद कुटी विहार, तीवर विहार, राधिका विहार, राधिका विहार। पांचवा, ठीक है, एक अगर बात करें, ठीक, तीवर विहार, राधिका विहार, ठीक है, चलिए, चलो, ठीक है, 4 विहार। ठीक, ये विहार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा क्या चीजें मिली है, क्या चीजें रहा है सिरपुर से, ठीक है, चलिए, ठीक, अब थोड़ा समझिए, ये जो बहुत सारे विहार का निर्माण जो है महाशिवगुप्त बालाजी ने करवाया था। ठीक है, चलो, बाद में अगर देखें तो यहां से धातु की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, धातु। धातु मतलब पीतल, पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, बुद्ध की, बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। और जो ये मूर्ति जो बनी है, जो निर्माण है, ठीक है, निर्माण शैली है, ठीक, वो है आपका नालंदा शैली से निर्मित है। कौन शैली से, नालंदा शैली से। यहां पर मूर्ति के अलावा सिक्का भी प्राप्त हुआ है। क्या, सिक्का। अब जो सिक्का मिला है, ठीक है, सिक्का में बात करें तो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक, चलिए, धर्म चक्र प्रवर्तन का अंकन है, या आकृति का अंकन है, का अंकन है, अंकन है। कहने का मतलब यह है, धर्म चक्र प्रवर्तन है एक प्रकार का क्या करना, शिक्षा देना। ठीक है, जब भगवान बुद्ध को, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, 5 शिष्यों को। 5 शिष्य, वो 5 ब्राह्मण ही थे, जिन ब्राह्मणों के साथ पहले वो यज्ञ तपस्या करने लगे थे। बाद में एक कृषक कन्या के हाथ से खीर खा लिया, इसने, गौतम बुद्ध ने, तो वो जो 5 ब्राह्मण थे वो नाराज हो गए। ठीक है, किससे, गौतम बुद्ध से।
ठीक, जब गौतम बुद्ध से नाराज हो गए वो 5 ब्राह्मण, तो वो जो है 5 ब्राह्मण उनको छोड़ के चले गए। बाद में जो है वो फिर से अपना तप करने के लिए आगे बढ़े और उरुवेला नामक स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना उपदेश देना चाहा और अपने 2 गुरु, एक थे अलार कलाम, ठीक है, और एक गुरु और थे, दोनों गुरु को उन्होंने क्या कहा, अपना उपदेश देना चाहा, लेकिन उनके ज्ञान की प्राप्ति तक वो जो है दोनों गुरु की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। बाद में क्या हुआ, अब वो क्या किए, वही ब्राह्मण उनको मिला उरुवेला में, ठीक है, बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर मिले और उरुवेला नामक स्थान पर उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया और उसी 5 ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण उनको छोड़ के गए थे। ठीक, चलिए, इसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश को। प्रथम उपदेश, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या रहा, सिरपुर, ठीक है, सिरपुर से। चलिए, उसके बाद बात करें, ठीक है, दूसरा तुरतुरिया। तुरतुरिया है बलौदा बाजार में। कौन सी जिला, बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार की बात करें, तुरतुरिया की बात करें तो तुरतुरिया में याद रखिएगा कि यहां पर पुरुषों का विहार नहीं है, मतलब जो महिला भिक्षुणी होती है उनका विहार है। ठीक है, भिक्षुणियों का विहार है। ये क्या है, भिक्षुणियों का विहार। और भिक्षुणियों का विहार है और यहां पर क्या क्या है, ठीक है, जो बौद्ध गौतम बुद्ध की जो पूजा करते हैं वो केवल और केवल महिलाएं होती है, मतलब यहाँ पर स्त्रियां ही पुजारन होती है। ठीक है, यहाँ पर स्त्रियां ही पूजा पाठ करती है, स्त्रियां ही पुजारन होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तुतुरिया। और तुतुरिया के बाद सोंड्रा ग्राम। सोंड्रा ग्राम, सोंड्रा ग्राम है रायपुर में। कहाँ है, रायपुर में। ठीक है, क्या चीज है सोंड्रा ग्राम में, सोंड्रा ग्राम में उत्खनन किया करवाया गया था। क्या करवाया गया था, उत्खनन। उत्खनन से बुद्ध के ऊपरी भाग की मूर्ति प्राप्त हुई है। बुद्ध के ऊपरी भाग की मूर्ति, मतलब उसके जो चेस्ट है उसके ऊपर का, ठीक है, जो मूर्ति प्राप्त हुई है उत्खनन से। कहा, सोंड्रा ग्राम, रायपुर में। ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। चलो, चौथा अगर बात करें, ठीक है, नीचे आ जाइए, बस्तर संभाग में भोंगापाल। ठीक है, थोड़ा सा, चलो भोंगापाल, उसके बाद भोंगापाल को ले लेते हैं। भोंगापाल, ठीक है, भोंगापाल है कोंडागांव में। ठीक है, कहाँ है, कोंडागांव। और कोंडागांव की बात करें चलिए, कोंडागांव की बात करें तो कोंडागांव में क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, चलिए, यहां पर है भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा, भगवान गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा। और उसके अलावा अगर बात करें तो गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा तो है, और क्या मिलता है हमको यहाँ पर मिलता है टीला या इसी को कहा जाता है स्तूप। ठीक है, इसी टीले को, ठीक है, वो टीला क्या होता है या स्तूप क्या होते हैं। ठीक है, पहले क्या, देखो 2 प्रकार के होते हैं टीले, बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ शारीरिक अवशेष, कुछ अगर बात करें तो उसके चिन्हों को क्या करना। ठीक है, जैसे कि गौतम बुद्ध का वहां परिनिर्वाण हुआ था, मतलब मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद जो है उनके शरीर के अवशेषों को
कलश में रख के क्या किया गया, उसके पत्थर मिट्टियों का ढेर बनाया गया, उसको बोला गया स्तूप। ठीक है, वैसे ही उसी को बोलते हैं टीला। ठीक है, और उसके कई बार उसके चिन्हों को, जैसे कि उनके पद चिन्ह हो गए, उनके अलग अलग जो चिन्ह हैं, उनको कलश में ऐसा ये करके रख के उसको क्या करना, स्तूप बनाना। ठीक है, उसको बोलते हैं आपके टीला या स्तूप। ऐसे अगर बात करें तो जो अशोक है, कौन, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने, ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, स्तूपों का निर्माण। ठीक है, ठीक, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, बाद में अगर बात करें तो ये जो 84,000 स्तूप थे, ठीक है, बाद में इसको शुंग वंश में, शुंग की बात करें, पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करवा दिया था। पुष्यमित्र शुंग, शुंग ने बहुत सारे अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपों को नष्ट करवा दिया। ठीक है, चलो, वैसे ही होता है क्या, टीला या स्तूप। ठीक है, चलिए, टीला स्तूप में दो टीला आपको याद रखना यहां पर। एक को बोलते हैं डोकरा बाबा टीला, डोकरा बाबा टीला। एक को बोलते हैं सप्तमात्रिका टीला, सप्तमात्रिका टीला, या इसी को बोलते हैं रानी टीला। ये टीला केवल कहां मिलेंगे आपको, कोंडागांव के भोंगापाल में, और कहीं टीला नहीं है भाई, याद रखिएगा। कहां मिलेंगे, भोंगापाल में। ठीक है, कहां है, कोंडागांव। ठीक, चलिए आगे, पांचवा। ठीक, ये हो गया, इधर चलते हैं अब चलते हैं डोंगरगढ़। कहां चलते हैं, डोंगरगढ़। ठीक है, देखो, पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो सिरपुर, सोंड्रा और मल्हार में मिलेगा। ठीक है, सोसम, शीशम, ठीक है, सोसिम, सोसिम याद रखिएगा, सोंड्रा, सिरपुर, मल्हार पुरातात्विक में। ठीक है, वैसे ही डोंगरगढ़, राजनांदगांव। ठीक है, डोंगरगढ़, डोंगरगांव दोनों राजनांदगांव। ठीक है, याद रख, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे डोंगरगढ़, डोंगरगढ़। ठीक है, डोंगरगढ़ की बात करें तो डोंगरगढ़ में, ठीक है, डोंगरगढ़ में एक है क्या, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। क्या है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ठीक, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी आपको याद रखना है, बहुत फेमस पहाड़ी है। इसी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर मां बम्लेश्वरी मंदिर स्थित है, और इसी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के, ठीक है, पहाड़ी में क्या है, भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है, स्थित है। ठीक है, चलिए, अब आपको याद रखना है यहीं पर, ठीक है, इसी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। ठीक, चलो आगे, ठीक है, चलिए, ठीक, डोंगरगढ़। अब थोड़ा समझिएगा, कहां, मल्हार। ठीक है, मल्हार की बात करें, कुछ याद नहीं रखना इसमें, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है मल्हार वाला में, कि उत्खनन से
ठीक है, बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक बचा आपका क्या, मैन पार्ट। कुछ खास नहीं है इसमें, प्राचीन काल से नहीं है ये जो है। ठीक है, क्या हुआ है समझिए। ठीक है, 1962 में, कब, 1962 में। ठीक है, मैन पार्ट में बहुत सारे बौद्ध शरणार्थी आए थे, बौद्ध शरणार्थी। ठीक है, क्या थे, बौद्ध शरणार्थी आए थे। ठीक, अब ये बौद्ध शरणार्थी जो है, ठीक, बौद्ध शरणार्थियों को शरण दिया गया है भारत या छत्तीसगढ़ सरकार, भारत सरकार ने। ठीक है, कहा, मैन पार्ट में, कब, 1962 में। ठीक है, और ये कहां से आते, तिब्बत से आते। कहां से, तिब्बती शरणार्थी बोलते हैं, तिब्बती, बौद्ध शरणार्थी नहीं बोल सकते, तिब्बती शरणार्थी बोलते हैं, तिब्बती शरणार्थी। ठीक है, कब आए थे, 1962 में। ठीक है, चलो हो गया। ये आपका रहा क्या, बौद्धकालीन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से क्या क्या हमको चीजें मिलती है। ठीक, चलो उसके बाद जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, उसके बाद जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म। चलो क्या क्या मिला है उसको थोड़ा सा हम लोगों को चर्चा कर लेना चाहिए इसमें। जैन धर्म में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अगर बात करें तो दोनों का उदय समकालीन ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन समकालीन है दोनों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए, जैन धर्म का भी उदय का कारण हिंदू धर्म के जो कर्मकांड है, कर्मकांडों की जटिलता के कारण ये क्या हुआ है। ठीक है, जैन धर्म। और चलिए अलग बात करते हैं। ठीक, अब छत्तीसगढ़ से क्या प्रभाव रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से क्या प्रभाव रहा है, तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख तीर्थंकर, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तीर्थंकर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तीर्थंकर और प्रमुख जैन स्मारक, प्रमुख जैन स्मारक कहां कहां मिले, प्राचीन जैन स्मारक, प्राचीन जैन स्मारक। ठीक है, चलिए अगर तीर्थंकर की बात करें तो पूरे भारत में ये अगर बात करें जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने, 24। 24वें तीर्थंकर में महावीर जैन है। ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक, सॉरी, महावीर स्वामी। ठीक, चलिए, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर में, 23वें में पार्श्वनाथ आ सकते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितने तीर्थंकर हुए हैं, पहले अगर बात करें प्रथम तीर्थंकर कौन, ऋषभ देव। इस ऋषभ देव का साक्ष्य जो है ये महाभारत काल से भी मिलता है। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। ठीक, चलिए उसके बाद बात करें पांचवें तीर्थंकर कौन, सुमतिनाथ। ठीक है, उसके बाद आठवें तीर्थंकर, आठवें तीर्थंकर, आठवें तीर्थंकर के रूप में अगर बात करें तो कौन है, आठवें तीर्थंकर के रूप में है चंद्र प्रभु। कौन है, चंद्र प्रभु। ठीक है, चलिए चौथा, उसके बाद 16वें तीर्थंकर के रूप में, तीर्थंकर के रूप में है शांतिनाथ। वहीं अगर बात करें 23वें तीर्थंकर के रूप में
तीर्थंकर के रूप में, तीर्थंकर के रूप में मिलते हैं पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर के रूप में मिलते हैं, तीर्थंकर के रूप में मिलते हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये 6 तीर्थंकर हैं। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 5वें सुमतिनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 16वें शांतिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए ये 6 तीर्थंकर छत्तीसगढ़ में इनके साक्ष्य मिलते हैं कि ये यहाँ आए थे या इनके ये मंदिर हैं। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आपको प्राचीन जैन स्मारक याद रखना है, तो एक याद रखना है बिलासपुर। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को बताया था एक मल्हार, 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 दूसरा सिरपुर। ठीक है, मल्हार की बात करें तो मल्हार बिलासपुर प्राचीन स्मारक मिले हैं और बहुत सारे मिले हैं यहां दोनों में। सिरपुर महासमुंद, तीसरा महेशपुर सरगुजा। ठीक है, और एक आपको रायपुर में देखने को मिलेंगे आरंग में। ठीक है, आरंग, रायपुर। ये तीनों अगर बात करें तो तीनों सर्वाधिक स्मारक यहां पर मिले हैं, सर्वाधिक प्राचीन स्मारक। ठीक है, मल्हार, सिरपुर, महेशपुर, और तीनों पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में अगर बात करें बहुत प्रमुख पुरातात्विक स्थल तो तीनों हैं। ठीक है, एक आपका पुरातात्विक स्थल में मल्हार, सिरपुर, महेशपुर, और एक आएगा आपका अगर हम बात करें तो एक है डीपाडी, बलरामपुर। ठीक है, चलिए उसको पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये जैन धर्म सम्मिलित नहीं है। ये मल्हार की बात करें तो मल्हार जो है और सिरपुर, ठीक है, ये तीनों धर्म संबंध रखते हैं, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। ठीक है, चलिए जैन धर्म से संबंधित स्थल, स्थलों की बात करें, चलिए जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म, ठीक, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के प्रमुख स्थल, जैन धर्म के प्रमुख स्थल कहां? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कौन कौन सा थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एक आपको मैंने बताया कहां? रायपुर। ठीक है, चलिए जो बात बताया था उसी बात पे थोड़ा सा चलते हैं। एक मैंने बताया था रायपुर, रायपुर का आरंग। ठीक, आरंग जो है महाभारत काल में भी हमने आरंग पढ़ा था। ठीक है, चलिए रायपुर का आरंग, आरंग की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है ये, लेकिन जैन धर्म संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें आरंग की बात, ठीक है, आरंग के बाद सिरपुर, सिरपुर। ठीक है, सिरपुर नहीं बोल सकते। ठीक है, सिरपुर बस उत्खनन से प्राप्त हुआ है यहाँ पे सिरपुर। एक आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर दुर्ग, दुर्ग का नगपुरा, नगपुरा। ठीक है, रायपुर में आरंग, दुर्ग संभाग में नगपुरा। ठीक है, और बिलासपुर संभाग में दो, एक है आपका मल्हार और एक है आपका रतनपुर। ठीक है, इसी में, और एक है बस्तर संभाग का, बस्तर में भाटागुड़ा, भाटागुड़ा, भाटागुड़ा बस्तर। ठीक है, चलिए, और एक है गौरेला पेंड्रा मरवाही में धनपुर। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में धनपुर। ठीक, 4, 2, 6, ये 6 स्थान आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए
एक आपका शक्ति में याद रखना ऋषभ तीर्थ, क्योंकि ये हम महाभारत काल में पढ़े हैं, ठीक है। गुंजी या दमोदरा बोलते हैं इसको, ये 7 स्थान, ठीक। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं, गुंजी दमोदरा से। ये अगर हम बात करें गुंजी दमोदरा से, ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो गुंजी से हम याद रखें कि ये महाभारत काल में वर्णन है। यहां पर पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का वर्णन मिलता है, इसके ऋषभ देव का वर्णन, इसीलिए इस स्थान को क्या बोलते हैं, ऋषभ तीर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋषभ तीर्थ। तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। ऋषभ देव के कारण इसको ऋषभ तीर्थ कहा जाता है, ठीक। चलिए महाभारत काल में वर्णन है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का वर्णन मिलता है। ऋषभ देव के यहाँ थे, इसीलिए इसको कहा क्या जाता है, ऋषभ तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। कहा, गुंजी दमोदर। उसके बाद भाटागुड़ा की बात करें, ठीक है। चलिए भाटागुड़ा कहाँ है, बस्तर में आपको याद रखना है कि भाई बस्तर में, ठीक है, 16वें तीर्थंकर, अभी बताया था मैंने पिछली बार, मतलब अभी, ठीक है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर मिलता है, शांतिनाथ से संबंधित है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आरंग की बात करें, आरंग, ठीक है। आरंग जो है महाभारत काल और किस संबंधित है, आपके जैन धर्म से, बाकी जो है बौद्ध धर्म संबंधित नहीं है आरंग, ठीक है। चलिए आरंग में अगर हम बात करें तो आरंग से, अच्छा, आरंग से 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ से संबंधित है, ये सुमतिनाथ से संबंधित स्थल है, संबंधित है किसे, सुमतिनाथ से, ठीक। चलिए ठीक है। कितने तीर्थंकर जी, छत्तीसगढ़ से नहीं, वो तो छत्तीसगढ़ से कितने तीर्थंकर संबंधित है, 4 या 5, 4 की 5, 5, कौन कौन से, हाँ याद नहीं आ रहा, पढ़े हैं, पढ़ क्या हैं, काहे नहीं आ रहा, हाँ रिवाइज होगा ना, ठीक है, तभी तो इसको अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आपको पूछे, है ना, कि भाई कितने तीर्थंकर संबंधित है छत्तीसगढ़ में, तो आपको याद रखना है 6, कौन कौन सा बता रहा हूँ। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, ठीक है। 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ, ठीक है। 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 6 हो गए, ठीक है। कैसे याद रखना है, पहला, 5वां, 8वां, ठीक है, 16, 23, 24, ठीक, ठीक है। चलिए जो 16वें तीर्थंकर है, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के रूप में, इनका संबंध कहाँ है, भाटागुड़ा से, पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आरंग 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ से, ठीक है, किससे, सुमतिनाथ से संबंधित है। चलिए ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई जो प्राचीन स्मारक है, क्या है, प्राचीन स्मारक, ठीक है। चलिए प्राचीन स्मारक का भंडार जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है, स्मारक, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया पुरातात्विक स्थल मल्हार याद ही रखना है आपको, दूसरा सिद्धपुर तो याद ही रखना है, ठीक है। और तीसरा प्रमुख इंपॉर्टेंट में महेशपुर है, सरगुजा, और चौथे में आरंग। यहाँ पर जैन धर्म के प्रमुख स्मारक प्राप्त हुए हैं,
मल्हार और सिरपुर की बात करें, तीनों धर्म से संबंधित है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है और तीनों धर्म से संबंधित है। कौन कौन से? जैन, बौद्ध और हिंदू। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, चलिए ये प्राचीन स्मारक, सबसे ज्यादा प्राचीन स्मारकों का भंडार यहीं पर है, आरंग में। ठीक है, प्राचीन स्मारकों का भंडार यहां पर मिलता है। और आरंग को कहा जाता है मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है इसको। बहुत सारा मंदिर है, मंदिरों की नगरी। ठीक है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को। ठीक है, और आरंग में मंदिर है जिसको बोलते हैं भांडल देव की मंदिर। भांडल देव कोई तीर्थंकर नहीं है, बस मंदिर का नाम है भांडल देव जैन मंदिर। क्या है? भांडल देव जैन मंदिर। ठीक है, कहां है? आरंग में। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है भांडल देव जैन मंदिर कहां है? आरंग में। ठीक है, चलिए जैन स्थल पूछा जाता है, ये कौन कौन सा कहां कहां पर जैन स्थल है। ये अगर हम बात करें तो ये महाभारत काल में ही हमको मिलता है। अब थोड़ा सा आ गए कहां? नागपुरा। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया कहां? नागपुरा। नागपुरा की बात करें तो नागपुरा में, ठीक है, नागपुरा है दुर्ग में। कौन से जिले? दुर्ग में। दुर्ग में बात करें तो नागपुरा की बात करें तो नागपुरा में आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। पार्श्वनाथ संबंध करते हैं 23वें तीर्थंकर। ठीक है, चलिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक, चलिए रतनपुर की बात करें तो रतनपुर में आपको ऋषभ देव, ठीक है, पहले तीर्थंकर से संबंधित है। और ये 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु से संबंधित है। किसे? चंद्र प्रभु से, रतनपुर। ठीक है, मल्हार की बात करें तो ये ऋषभ देव कहां संबंधित है? ऋषभ देव। ठीक है, और धनपुर की याद रखना, धनपुर का बात करना है। धनपुर जो है किसी तीर्थंकर संबंधित नहीं है, लेकिन ये क्या है? क्या है? जैन धर्मों का या जैनियों का प्रमुख क्या है? व्यवसायिक केंद्र, मतलब व्यापार का केंद्र रहा है। कौन सा? धनपुर, गौरेला पिंडा मरवाही में। ठीक है, जैनियों का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र, व्यापार का व्यापारिक केंद्र, व्यावसायिक केंद्र बोल सकते हैं धनपुर। ठीक है, गौरेला पिंडा मरवाही, ये आपका क्या रहा? जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, चलिए कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। कैसे आए? जनपद बना, जनपद के पहले कबीले। ठीक है, कबीला जो है बड़ा विस्तृत रूप में जनपद बना, और जनपद जो है क्या बना? महाजनपद। ठीक है, बाद में ये 16 महाजनपद क्या हुए? विलय हुए, मतलब क्षेत्र, प्रत्येक राजा जो महाजनपद के में थे वो क्या करने लगे? क्षेत्र विस्तार करने लगे। और ऐसे क्षेत्र विस्तार करते करते जो मगध है वो सभी क्षेत्रों को जीत लेता है और अपनी में विलय कर लेता है, और एक चलता है क्या? मगध साम्राज्य। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए महाजनपद की काल की बात करें तो महाजनपद काल का वर्णन कहां मिलता है? प्रमुख बौद्ध साहित्य। अगर हम बात करें बौद्ध साहित्य की बात करें तो एक है आपका कौन सा? अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है। और जैन साहित्य की बात करें तो एक जैन साहित्य क्या? भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है किसका? है ना? ठीक है, महाजनपद काल का। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों का या महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए वर्णन। ठीक, चलिए अब ये 16 महाजनपद थे। ठीक है, चलिए अब हम छत्तीसगढ़ पर हम ज्यादा यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कहां पर थी। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मध्य प्रदेश वाला। मध्य प्रदेश में 2 अगर बात करें, एक अवंती और एक चेदी। ठीक है, चेदी, माहेश्वरी बोल रहे थे।
ठीक है, माहिष्मती ले, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, दो, एक आपका अवंती और एक चेदी, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो एक, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की स्थिति, ठीक है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। और इस चेदी महाजनपद का जो राजधानी था, ठीक है, राजधानी वो था शुक्तिमती, ठीक है, शायद ये शुक्तिमती से आप माहिष्मती जा रहे थे, है ना, शुक्तिमती, ठीक है। चलिए चेदी महाजनपद की राजधानी थी शुक्तिमती, ठीक है, ठीक। इसी चेदी महाजनपद से हीरालाल शुक्ला ने कहा था, हीरालाल शुक्ल ने कहा था कि भाई यही जो चेदी महाजनपद है, चेदी महाजनपद उस समय छत्तीसगढ़ कहलाता था, और छत्तीसगढ़ अपभ्रंश होके, क्या होके, अपभ्रंश होके क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ कहलाया, ठीक है, ठीक। हीरालाल शुक्ल ने कहा था, लेकिन इसका बाद में खंडन किया गया, ठीक है, इनके जो आलोचना की गई, ठीक है, इनके तथ्यों का, कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का नामकरण कलचुरी काल में जो 18 गढ़ थे उसके नाम पर छत्तीसगढ़ हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक, ये है आपके महाजनपद काल, ठीक है, और कुछ खास बातें नहीं है इस महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ से, ठीक है। आप इंडिया में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, चलिए ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या आएगा, मगध साम्राज्य आएंगे, क्या आएंगे, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य में, ठीक है, मगध साम्राज्य क्यों बोल रहे हैं इसको, मगध साम्राज्य अगर बात करें तो यहां पर इसलिए बोल रहे हैं कि भाई पाटलिपुत्र में रह के क्या किए, अलग अलग वंशों ने राज किया, इसीलिए इसको बोला गया मगध साम्राज्य। पाटलिपुत्र मतलब मगध, बिहार वाले क्षेत्र, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, मगध साम्राज्य में अगर बात करें तो हर्यक वंश ने अपना शासन किया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें हर्यक वंश के बाद नंद वंश आए, नंद के बाद मौर्य आए, मौर्य के बाद शुंग आए, ठीक है। अगर बात करें ये वंश मगध साम्राज्य में रह के क्या करते, शासन, हमको हर्यक वंश से संबंध नहीं रखना हमारे छत्तीसगढ़ से, नहीं नंद वंश से है तो किसके साथ, मौर्य और शुंग के साथ, ठीक है। चलिए मौर्य वंश की बात करें, मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश, ठीक। चलिए मौर्य वंश का अगर बात करें तो मौर्य वंश का बात करें तो मौर्य वंश में, ठीक है, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसे थी, मौर्य के समय छत्तीसगढ़ की स्थिति कहां पर थी, स्थिति कैसे थी, ठीक है, कैसा था उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ही जब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, नंदों को, ठीक है, महापद्मनंद, ठीक है, घनानंद को पराजित किया, घनानंद को पराजित करने के बाद पूरे पाटलिपुत्र या में अगर भारत में क्या करिए भी अपना, ठीक है, सत्ता, ठीक है, सत्ता शासन जमा लिया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और पूरे भारत को 5 प्रांतों में विभाजित कर दिया, कितने प्रांत में, 5 प्रांत में, ठीक है। 5 प्रांतों में भारत के उत्तर को कहा गया उत्तरापथ, उत्तरापथ दूसरा, ठीक है। उसके बाद एक अवंती, एक प्रांत अवंती, एक प्रांत प्राची, ठीक है, एक प्रांत आपका कलिंग, और एक प्रांत आपका दक्षिणापथ। अच्छा अब ये तो जानते हैं, अब इस प्रांतों में देख रेख के लिए कौन होता था, प्रांतपाल, कहां पढ़े भाई प्रांतपाल,
हाँ ठीक है, इस प्रांतों में, ठीक है, प्रांतों के देखरेख के लिए कौन थे? कुमार नियुक्त करते थे। ठीक है, कौन? कुमार। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी में क्या रखे हैं? कुमार। ठीक, चलिए, कुमार नियुक्त। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। आप जानते हैं तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो कुमार नियुक्त किए थे अपने पुत्रों को, अशोक को। ठीक है, हाँ, चलिए, अवंती की बात करें तो अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। ठीक है, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, और यही मुख्य था। ठीक है, कलिंग का राजधानी तोषली। दक्षिणापथ की बात करें तो दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। ठीक है, अब हमको देखना है कि भाई इस 5 प्रांतों के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ है वो किस प्रांत के अधीन आता था, किस प्रांत के अंतर्गत आता था? तो तोषली के अंतर्गत आता था छत्तीसगढ़, या कलिंग के अंतर्गत। सॉरी, ठीक है, चलिए, ठीक, किसके अंतर्गत? कलिंग प्रांत के अंतर्गत आता था छत्तीसगढ़। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो ये रहा। अब अशोक के समय देख लेते हैं, अशोक के समय क्या स्थिति क्या थी? ठीक है, अशोक अब थोड़ा 5 प्रांत में बांटा गया, लेकिन कलिंग में अब जब अशोक का समय आया तब तो कलिंग में दूसरे राजा थे। ठीक है, खारवेल वंश के शासक थे। ठीक है, खारवेल वंश का शासन चल रहा था कलिंग पर। ठीक है, और कलिंग की स्थिति में छत्तीसगढ़ भी माना जाता है इतिहासकार की वो कलिंग का हिस्सा था। जब अशोक ने क्या किया था 261, ठीक है, ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में, है ना, क्या लड़ा था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध का कारण समुद्री लुटेरों का संरक्षण रहता था, ये वाला। और यहां पर अगर बात करें अलग अलग कारण, पहला था जो नहीं समुद्री जो लुटेरे थे, है ना, वो क्या करते थे? जो मणि मुक्ता, मणि मतलब जो मणि को क्या करते थे? मणि निकालते थे, उनको क्या करते थे? कब्जे में। पहला कारण। दूसरा कारण, सूती वस्त्र जो यहाँ पर जो है वो अच्छे किस्म के मिलते थे, दूसरा कारण। तीसरा कारण, ठीक है, हाथियों के कारण। ठीक है, बहुत सारे कारण माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख कारण उसमें माना जाता है कि हाथी, यहाँ पर जो है हाथी जो है युद्ध के लिए हाथी को ले जाना था, किसको? ठीक है, अशोक को। तो यहाँ पर क्या किए? युद्ध किए। ठीक है, किससे? खारवेल वंश से। कलिंग युद्ध बोलते हैं। और इसी कलिंग युद्ध में, ठीक है, उनको क्या हुआ? ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्या हुआ? हृदय पर परिवर्तन हुआ। ठीक है, इनका क्या हुआ? बहुत सारे है ना, ठीक है, नरसंहार को देखकर हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म ले लिए थे। तो ये जो कलिंग युद्ध जब जीता था, कलिंग युद्ध जीता था किसने? अशोक ने जीता था। तो अब जो छत्तीसगढ़ है वो कहां गया? इसके समय, अशोक के समय, अशोक के समय। ठीक है, अशोक के समय, कलिंग युद्ध के बाद, अशोक के समय, कलिंग युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य में विलय हो गया। कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो, आया बात समझ में? चलिए थोड़ा सा अब अशोक, अब देख लेते मौर्यकालीन साक्ष्य। ठीक है, मौर्यकालीन साक्ष्य में, मौर्य काल में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? मौर्यकालीन साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? क्या क्या मिलते हैं? क्या क्या देखते हैं? हाँ, मौर्यकालीन साक्ष्य। ठीक है, चलिए, सिक्का कहाँ कहाँ से सिक्का मिला है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, पहला याद रखना है आपको, अकलतरा। ठीक है, दूसरा याद रखना है आपको ठठारी। ठीक है, तीसरा याद रखना है आपको
बार देवगांव दोनों स्थित है। ठीक है, अब कहां कहां है? अकलतरा है जांजगीर चांपा में। ठीक है, ये है शक्ति में और ये है सारंगगढ़ में। ठीक है, ट्रिक याद रख लेना है इसका, अगर याद ना हो तो एक बार ठठाहूं, एक बार ठठाहूं, ठठाहूं मतलब मारहूं, मारना। ठीक है, एक मतलब अब एक से अकलतरा। ठीक है, बार से बार देवगांव, ठठाहूं मतलब ठठारी। ठीक है, एक बार ठठाहूं। ठीक है, एक से अकलतरा जांजगीर चांपा। ठीक है, 259 मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं यहां पे, मौर्यकालीन सिक्का कितना? 259। ठीक है, ठठारी शक्ति से बात करें तो कितने? 253 मौर्य कालीन सिक्का। सीधा सीधा अगर याद नहीं आया तो मौर्य कालीन सिक्का यहां से मिले। ठीक है, यहां से अगर बात करें तो 15 आहत सिक्के मिले हैं बारदेवा से, आहत सिक्का। ठीक है, अब थोड़ा सा याद रखना है आपको, आहत या पंचमार्क किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ, पंचमार्क सिक्का। आहत या पंचमार्क सिक्का, इसको पूरा लिख लेता हूं। बताइए क्या होता है? क्या होता है आहत या पंचमार्क सिक्का? ठीक है, सिक्के में नहीं, धातु के कोई टुकड़े होते हैं। ठीक है, उस पर औजारों से प्रहार करके आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, कोई अगर ये कोई टुकड़ा है, ठीक है, ये कोई टुकड़ा है और इस पे क्या बना रहे हैं? ठीक है, इस पे औजार से मतलब प्रहार करके क्या बना रहे हैं? आकृति बना रहे हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? पंचमार्क सिक्का। सबसे ज्यादा आहत या पंचमार्क सिक्का दूसरी शताब्दी में मिले हैं। कौन शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में। ठीक है, वैसे ही मौर्य काल का आहत या पंचमार्क सिक्का मिला है। ठीक है, आहत या पंचमार्क सिक्का रायपुर में, रायपुर जिले में ही मिले हैं। कहां में? रायपुर में। रायपुर में कहां कहां? ठीक है, एक याद आपको याद रखना है, आरंग। ठीक है, आरंग। ठीक है, तारापुर, उड़ेला। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। रंग बिरंगे तारे, रंग बिरंगा तारा, बिरंगे तारे, ऐसा आपको क्या याद रखना है ट्रिक में? रंग बिरंगे तारे, तारे उड़ गए। रंग से आरंग, रंग से आरंग, बिरंगे को छोड़ दो। तारे, तारे से तारापुर, उड़ से उड़ेला। ठीक है, रंग बिरंगे तारे उड़ गए। ठीक है, रंग से आरंग, तारे से तारापुर, उड़ेला से, उड़ से उड़ेला। ठीक है, आरंग, तारापुर, उड़ेला, रायपुर, पंचमार्क सिक्का। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार ठठाऊं। ठीक है, अकलतरा, ठठारी, बार देगा। ठीक, चलिए बढ़िया। सबसे ज्यादा मौर्यकालीन सिक्के कहां मिले हैं? अभिलेख और शिलालेख में अंतर होता है। जो आपके कागज, जो भी ताम्रपत्र, ठीक है, ठीक, जो भी आपके लकड़ी पत्थर जो भी है उसमें मिलते हैं, जितने भी लिखे हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? एक प्रकार का अभिलेख, लिखा हुआ। एक होता है शिलालेख, कागज में मिलता नहीं है हमको, लेकिन जो आप क्या बोलते हैं? आप अभिलेख बोलते नहीं। आप पटवारी के पास जाएंगे या तहसीलदार के पास जाएंगे या आप जाते हैं तो क्या होता है? अभिलेख होता है, लिखा होता है। अभिलेख मतलब क्या है? लिखा हुआ है ना। ठीक है, चाहे वो तांबे के पेपर में, पत्र में ऐसे लिखा हुआ हो, चाहे आपके, ठीक है, एक आप बोलते हो कागज, आपके क्या पत्ते में लिखा हुआ होता है, भोजपत्र है ना, भोजपत्र बोलते हैं, उसमें भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, लकड़ी में लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पूरे अभिलेख बोलते हैं।
एक होता है शिलालेख, तो पत्थरों पर जो लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, अभिलेख मतलब वो पत्थर पर लिखा होगा उसको भी हम अभिलेख बोलेंगे। भोजपत्र पर लिखा होगा आपके, ठीक है, ताम्रपत्र पर लिखा होगा, ठीक है, लकड़ी पर लिखा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आपके अभिलेख बोलेंगे। हाँ, वो अभिलेख, वो साहित्यिक साक्ष्य के रूप में होगा, वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, साक्षी, हाँ, वो भी अभिलेख में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अभिलेखी साक्ष्य की बात करें। ठीक है, चलिए अभिलेखी साक्ष्य में हमको शिलालेख मिलते हैं। चलिए कहां मिलते हैं समझिए। रामगढ़ की पहाड़ी कहां है, सरगुजा। ठीक है, आप प्रॉपर कहां के, प्रॉपर कहां से हैं? अच्छा, ठीक, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ी का जो खोज किया था, किसने किया था? कर्नल औसले ने। कब किया था? 1848 में। ठीक है, इसका जो प्रकाशन किया था किसने? कैप्टन टी ब्लॉस ने किया था। कब? 1904 में। कहने का मतलब ये है कि खोजा किसने था? कर्नल औसले ने। लेकिन ये जो कैप्टन टी ब्लॉस ने प्रकाश डाला कि प्रकाशन किया कि भाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में क्या है, एक प्रकार का ऐसा क्या है, एक पहाड़ी है जिस पर बहुत सारे क्या है, एक हमको भिन्नताएं दिखती है। ठीक है, इसका प्रकाशन किया कैप्टन टी ब्लॉस ने। अध्ययन की बात करें तो विस्तृत अध्ययन किया इसका किन्होंने? तो विस्तृत अध्ययन किया किसने किया जी? डॉक्टर संतलाल कटारे ने। ठीक है, डॉक्टर संतलाल कटारे ने इसका अध्ययन किया था। ठीक, रामगढ़ की गुफा में, अगर हम रामगढ़ की पहाड़ी में अगर बात करें तो तीन गुफा मिलती है। एक आपका जोगी मारा, एक आपका सीता बेंगरा, और एक आपका लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, अब पहाड़ी की खोज किया मतलब गुफा की भी खोज की। ठीक है, तो यही लोग आएंगे। आपको चाहे आपको घुमा के देगा क्वेश्चन, ठीक है, कि जोगी मारा गुफा की खोज किसने की थी, तो रामगढ़ की पहाड़ी का खोज ही किसने किया था? कर्नल औसले ने। तो जोगी मारा गुफा, ये गुफा की खोज भी इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, ठीक है, जोगी मारा गुफा में क्या चीज है? ठीक है, जोगी मारा गुफा में अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख किसका? ठीक है, एक मिलता है, ठीक है, सुतनुका नामक देवदासी और देवदत्त नर्तक के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है कि नहीं? ठीक है, चलिए, सुतनुका नामक देवदासी और देवदत्त नर्तक के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, इस अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक है, जोगीमारा गुफा में। अब जब ये लिखा हुआ है तो कोई ना कोई भाषा होगी, कोई ना कोई लिपि होगी। यहां पर मौर्य काल में अगर बात करें तो लिपि प्रचलित थी, कौन सी लिपि? ब्राह्मी। लिपि की बात करें तो ब्राह्मी के अलावा खरोष्ठी, जो आपके वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मिले हैं। ठीक है, ठीक, उसके अलावा अरामाइक लिपि भी मिले, 3 प्रकार की लिपि। ठीक है, चलिए, ब्राह्मी लिपि जो है सर्वाधिक अगर बात करें, नहीं, हाँ, ठीक है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। ठीक है, ठीक, चलिए, सुतनुका नामक देवदासी और देवदत्त का अगर बात करें तो लिपि है ब्राह्मी, और भाषा की बात करें
तो इस समय में पाली भाषा प्रचलन थी, भाषा पाली। ठीक है, अब ये जो अभिलेख मिले किसका है, ये सुतमुमुक्ता नामक देवदासी और देवदत्त नर्तक के प्रेम गाथा का वर्णन। ठीक, अगर हम बात करें तो इतने जो साक्ष्य है ये आपके सफिशिएंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए दूसरा अगर बात करें, दूसरा तो दूसरा हमको लक्ष्मण बेंगरा से नहीं मिलता ना, लक्ष्मण बेंगरा से नहीं मिलता, जोगीमारा गुफा और सीता बेंगरा गुफा से मिलता है। तो सीता बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा गुफा की बात करें, ठीक है, सीता बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा गुफा में विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला का, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, नाट्यशाला मतलब थिएटर, ठीक है, थिएटर, ठीक है, नाट्यशाला थिएटर का, ठीक है, साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे माने कि ये प्राचीनतम नाट्यशाला है, कैसे माने कि ये विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है, कैसे माने? हाँ, मंच मिला, हाँ, और कहीं कोई उल्लेख वगैरह और, ठीक है, तो समझिए कैसे माने इसको, इसको माने, ठीक है, एक है भरत मुनि, भरत मुनि का प्रमुख जो है, ठीक है, शास्त्र जिसको बोलते हैं क्या, नाट्य शास्त्र रचना, क्या, नाट्य शास्त्र। ठीक है, इस भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये, ठीक है, दूसरी शताब्दी में हुआ था, ठीक है, यह रचना हुआ था इसका, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जिक्र किया था सरगुजा का, सरगुजा के कौन से, सीता बेंगरा गुफा का। ठीक है, इसमें है, ठीक है, उसमें भी जिक्र है। ठीक, चलिए यही पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, भरत मुनि ने। ठीक है, चलिए ये आपके क्या है, अभिलेखी साक्ष्य है। ठीक है, ये आपका मौर्यकालीन साक्ष्य। ठीक है, 9 शासक हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। शुंग वंश की बात करें तो मौर्य के बाद, ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने क्या, शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे क्या चल रहे हैं, ठीक है, प्राचीन काल के राजवंशों में। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक तरीके से राष्ट्रीय राजवंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए शुंग वंश की बात करें, शुंग वंश में 9 शासक हुए और अंतिम शासक हुए कौन, देवभूति। अंतिम शासक हुए कौन, देवभूति, है ना। ठीक, चलिए अगर हम बात करें तो इसी में पहला था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा थे कौन, इसका बेटा अग्निमित्र शुंग। आप सब पढ़ेंगे, है ना, मैं बस और बता रहा हूं, अग्निमित्र शुंग। तीसरा अगर बात करें तो तीसरे थे कौन, ठीक है, सुज्येष्ठ, वसुज्येष्ठ बोलते इसको, वसुज्येष्ठ बोलते हैं। और चौथा वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। ठीक है, शुंग वंश की बात करें तो एक ब्राह्मण वंश थे, क्या थे, ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण वंश का पुनरुद्धारक कहा जाता है। ठीक है, चलिए पुष्यमित्र शुंग ने आपको अपना क्या चलाया, अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की फिर से, जो उत्तर वैदिक काल में खत्म हो गया था। उत्तर वैदिक काल मतलब उत्तर वैदिक काल से खत्म हो गया था, उसको फिर से पुनः अश्वमेध यज्ञ, अलग अलग यज्ञ करवाया, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग के बाद जाहिर सी बात है कि अपने जो है वंशज के उसके मार्ग पर चलेंगे लोग, है ना। ठीक है, चलिए
चौथा शासक में इसलिए रुक गया मैं यहाँ पे, ठीक है, कि चौथा शासक कौन था? वसुमित्र। और वसुमित्र का संबंध जो है मिलता है वो कहां से मिलता है? छत्तीसगढ़ से मिलता है। कहां से मिलता है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, किसका? वसुमित्र का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर देखें वसुमित्र का, ठीक, वसुमित्र का क्या मिलता है? ठीक है, एक मिलता है सिक्का। क्या मिलता है? सिक्का। और एक मिलता है आपका प्रतिमा। ठीक है, चलिए सिक्का की बात करें, सिक्का मिलता है मल्हार से। कहां से? मल्हार से। किसका? वसुमित्र का। किसका? वसुमित्र का। ठीक है, मल्हार से सिक्का मिला, सिक्का। और सिक्के में, ठीक है, सिक्के में क्या है? अश्वमेघ का वर्णन, अंकन है। अश्वमेघ का अंकन है, अश्वमेघ यज्ञ का अंकन है। मतलब यह है कि राजा अपने क्या करता है? एक यज्ञ करवाता है अपने, ठीक है, शक्तिशाली होने का। ठीक है, और क्या करते हैं? ठीक है, एक घोड़ा, सफेद घोड़ा छोड़ दिया जाता है, ठीक, उसी को बोलता है अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, चलिए, ठीक। और इस सिक्के में कुछ लेख उत्कीर्ण है। लेख उत्कीर्ण, लेख क्या है? इसमें रऊ वसुमितस, जय जय वसुमित, रऊ वसुमितस। ठीक है, ये आपका लेख है। ये इया का मात्रा है ना, ये इया वाला है। ठीक है, इया, रऊ वसुमितस। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो जो प्रतिमा मिला है वो भी मल्हार से मिला है। कहां से मिला है? मल्हार से। सिक्का, प्रतिमा, वसुमित्र का छत्तीसगढ़ कहां मिला है? मल्हार से। कहां मिला है? मल्हार से। ठीक, चलिए प्रतिमा की बात करें तो जो प्रतिमा मिला है मल्हार से, ठीक है, वो कौन सी प्रतिमा है? चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। ठीक है जी, ठीक, कोई दिक्कत? याद हो रहा है? समझ में आ रहा है ना कि कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक, चलिए। हाँ, बहुत करना ही पड़ेगा, डेली पढ़िए। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, जो चीज पढ़ा रहा हूं आप लोग को पढ़ना, घर में जाकर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ठीक। कौन सा राजा कैसे आया, आपको जो है ये नहीं देखना है कि ये इस बुक में मिला है, ये इस बुक में है, ये इस बुक में। आपको ये याद करना है, आपको क्या करना है? उसको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप? आपको मेंस में आपको थोड़ा सा क्या, आपको कंटेंट याद होना चाहिए कि कौन सा चीज है, फैक्ट याद होना चाहिए। उसी फैक्ट को आप क्या करते हैं? आप लिख सकते हैं। जब आपको जब फैक्ट मालूम होता है ना, तो आप उसको लिखने का शैली आप बदल सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको लिखने का आपका पैटर्न आपका वो बदल जाता है। ठीक है, तो पहले तो फैक्ट याद रखिए क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में यही कहा था। ठीक है, चलिए, वसुमित्र। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद शुंग के बाद अब यहां से अगर हम देखें, ठीक है, यहां पर मगध साम्राज्य जो है विघटित हो गया। ठीक है, कैसे? एक आएंगे कर्ण वंश, भारत की दृष्टिकोण से कर्ण के बाद जो है वहां पर क्या हो गया? खत्म। ठीक है, मगध साम्राज्य क्यों बोले थे? क्योंकि मगध पे रह के क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बाद अब क्या है? अलग अलग क्षेत्र में भी क्या हो रहे हैं, है ना? ठीक है, नए नए अब वंशों का उदय हो रहे हैं। एक वंश का उदय हुआ, ठीक है, इसी में बोलते हैं कौन सा? सातवाहन। एक अगर बात करें तो कौन से वंश? सातवाहन वंश का उदय हुआ। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश का उदय कहां हुआ? महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, कहां हुआ? महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक, इन्होंने अपनी राजधानी की बात करें, जैसे ही मौर्य वंश की समाप्ति हुई, मौर्य वंश की समाप्ति ना, शुंग कर्मणि, मौर्य वंश की समाप्ति हुई। ठीक है, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र क्षेत्र में एक नए वंश का उदय हुआ जिसको बोलते हैं सातवाहन। किसके बाद? मौर्य के बाद। ठीक है, मौर्यों के पतन के पश्चात, ठीक है, या पतन के समय
जब वो पतन स्थिति में था, सातवाहन वंश का उदय हो रहा था, कहां? महाराष्ट्र में। इन्होंने अपनी राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाया था किसको? प्रतिष्ठान को, प्रतिष्ठान, या इसी को बोला जाता था पैठण। कहां? महाराष्ट्र में, नागपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, इन्होंने अपनी क्षेत्रीय राजधानी बनाया। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्षेत्रीय राजधानी अलग अलग बनाया कि कहां पर? मल्हार में, मल्हार को, छत्तीसगढ़। ठीक है, मल्हार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। कार्यकाल की बात करें, इसका समय, ठीक है, कार्यकाल, कार्यकाल की बात करें 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक। ठीक है, चलो, ठीक, कार्यकाल 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में शासक हुए, छत्तीसगढ़ में रह का शासन किए, ठीक है, कौन? ठीक, चलिए अब थोड़ा समझिएगा। जितने भी आप सातवाहन शासक में पढ़ते हैं, ठीक है, गौतमी आपका सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, है ना, हाल, ये सब क्या बोलते हैं आप? ये अगर बात करें तो महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान में रहकर शासन किए, लेकिन उसके कुछ क्षेत्र में अपने क्या किए हैं? उत्तराधिकारियों को सौंप दिए हैं। वही उत्तराधिकारी क्या कहला रहे हैं? क्षेत्रीय राजधानी में शासन कर रहे हैं। ठीक है, यही अगर बात करें छत्तीसगढ़ में रह के जो शासन किए, एक था अपीलक। आप कभी सुने हैं अपीलक का नाम? आपको राष्ट्रीय राजवंश में अगर बात करें तो सातवाहन में मिलेगा नहीं, है ना, लेकिन ये क्या थे? क्षेत्रीय राजवंश में सातवाहन के ही क्या थे? शाखा थे। ठीक है, अपीलक, वेदश्री, वरदत्तश्री, है ना भाई, वेदश्री, वरदत्तश्री, ये थे छत्तीसगढ़ में रह के राजा, छत्तीसगढ़ में शासन करते रहे। ठीक है, इनके अगर बात करें, इनके कुछ सिक्के मिलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इनके क्या मिलते हैं? सिक्के। ठीक है, सिक्का कहां का मिलता है? सिक्का की बात करें, सिक्का मिला है बालपुर, बालपुर कहां? शक्ति जीरा। पहले ये कहां थे? जांजगीर चांपा। ठीक है, चलिए बालपुर की बात करें तो बालपुर में एक राजा का नाम मिला है, किसका? अपीलक का। किसका मिला है? अपीलक का। ठीक है, और एक अगर बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का मिला है। किसका मिला है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का सिक्का मिला है। ठीक है, चलिए अपीलक की बात करें तो 2 सिक्का यहां पर प्राप्त हुआ है अपीलक का, बालपुर से, बालपुर अपीलक। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का चांदी का सिक्का मिला है, और चांदी का सिक्का कैसे है? ठीक है, इसको बोलते हैं आवक्ष चांदी का सिक्का। आवक्ष चांदी का सिक्का क्या होता है? आवक्ष चांदी का सिक्का। ठीक है, कहने का मतलब यह सिक्का है, इस सिक्का पर कोई राजा का अंकन है ना, तो उसके जो अंकन है, वो चित्र है, वो उसके चेस्ट तक है। चित्र जो है कहां? चेस्ट मतलब छाती तक। ठीक है, अब उसके वो जो वक्ष तक है, इसीलिए इसको बोलते हैं आवक्ष चांदी का सिक्का। सिक्का कौन सा है? चांदी का है। और कौन सा है? वक्ष तक उसका चित्र बना हुआ है, पूरा नहीं है, पैर तक, ऐसा नहीं है। ठीक है, वक्ष तक, इसको बोलते हैं आवक्ष चांदी का सिक्का। ठीक है, चलिए बालपुर शक्ति। ठीक है, चलिए उसके बाद मल्हार। मल्हार से अगर बात करें, ठीक है, चलिए मल्हार से आपको याद रखना है, एक अपीलक का मिला है। मल्हार से किसका मिला है? अपीलक का। अच्छा, अपीलक का यहां पर चतुष्कोणीय सिक्का मिला यार। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे आपको इसको यहां अपीलक का मिला है चतुष्कोणीय सिक्का, चतुष्कोणीय सिक्का। ठीक है, 4 कोण वाला सिक्का। ठीक, चलिए वहीं अगर बात करें, एक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी,
पुलुमावी, ठीक है, ठीक। आप ऑथेंटिक बुक में देखें तो पुलुमावी लिखा, पुलुवामी नहीं, ठीक है। चलिए, अपीलक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, अब हम बात करें इसका, ठीक है। जो सातवाहन वंश थे, ठीक है, उसमें समाज कैसा था? कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। मतलब माता के नाम पर क्या थे, ठीक है, राजाओं के नाम थे। वशिष्ठी माता, उनकी माता का नाम था, पुत्र पुलुमावी, पुलुमावी उस राजा का नाम था, ठीक है। और साथ में लिख दिया वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, पुलुमावी, ठीक है। चलिए, ठीक। वेदश्री, वेदश्री, ठीक। और अगर बात करें सातकर्णी प्रथम, ठीक है। चलिए, अपीलक का यहां पर 2 सिक्का मिला है, एक तांबे का, एक चांदी का। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का अगर बात करें तो इसका भी आवक्ष चांदी का सिक्का मिला है, आवक्ष चांदी का सिक्का। अब आपको याद कैसे रखना है आवक्ष चांदी का सिक्का कैसे मिला? आवक्ष चांदी का सिक्का मेन सिक्का था, मुख्य सिक्का। और मुख्य सिक्का मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने मुख्य राजाओं के नाम को चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो, गौतमपुत्र सातकर्णी, ठीक है, ऊपर बैठे हैं, वो मेन राजा है, कहां? प्रतिष्ठान वाले क्षेत्र में। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ऊपर बैठे हैं, कहां? प्रतिष्ठान वाले क्षेत्र में। मतलब मुख्य राजाओं का जो सिक्का जो चला है वो आवक्ष सिक्का चला है। क्या सिक्का चला है? आवक्ष सिक्का। कैसे? ठीक है, उनका मुख्य सिक्का। उसके बाद से लोग चला रहे हैं ऐसी, चलो चला लेते हैं। वेदश्री का सीसा का सिक्का चला है इन्होंने, किसका? सीसा का सिक्का। और एक वेद सातकर्णी प्रथम का प्रमुख अगर बात करें तो ये पोटीन का सिक्का चला है, पोटीन का सिक्का। इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपवाद के रूप में ले सकते हैं। पोटीन का सिक्का क्या होता है? पोटीन, पोटीन एक मिश्र धातु एलॉय है, ठीक है, एलॉय। एलॉय में अगर बात करें तांबा, टीन और सीसा, इन तीनों का मिश्र धातु ही पोटीन कहलाता है, ठीक है। एलॉय है एक प्रकार का, ठीक है। चलिए, कहां है? मल्हार से, ठीक है। अब ये अगर बात करें मल्हार बिलासपुर, और बिलासपुर से एक याद रखना है आपको, चकरबेड़ा, चकरबेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चकरबेड़ा, चकरबेड़ा से अगर बात करें तो चकरबेड़ा से क्या मिला है, ठीक है। तो चकरबेड़ा की बात करें तो चकरबेड़ा से, ठीक है, रोम का सिक्का मिला है। जो रोम जो देश है, ठीक है आपका, वहां का सिक्का मिला है। मतलब यह है कि रोम से व्यापार करते थे सातवाहन, ठीक है। इससे रोम के सिक्के से क्या पता चलता है कि रोम से व्यापार करते थे, रोम से सातवाहनों का व्यापार था, सातवाहन व्यापार करते थे, व्यापार वाणिज्य करते थे, ठीक है। नहीं तो यहां रोम का सिक्का यहां क्या करता, ठीक है। बिलासपुर में रोम का सिक्का बिलासपुर में क्या करता, ठीक है। तो एक ये थिंक माना जाता है कि यहां से व्यापार करते तभी तो रोम का सिक्का आया है, ठीक है। अब ये क्या, इसके सिक्का मिले हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें सिक्का के बाद शिलालेख, क्या मिला है? शिलालेख, ठीक है। ठीक है, चलिए, शिलालेख जो मिला है वो कहां से, ठीक है, गुंजी दमोदरा से मिला है। कहां से? गुंजी दमोदरा, इसी को गुंजी बोलते हैं, इसी को दमोदरा बोलते हैं, जिला शक्ति, ठीक है। और जो शिलालेख मिला है उसमें जो भाषा है, ठीक है, वो प्राकृत है। भाषा क्या है? प्राकृत। प्राकृत भाषा में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है कि भाई, और किसका मिला है शिलालेख? शिलालेख की बात करें तो किसका मिला है? तो शिलालेख मिला है वरदत्त श्री का, ठीक है, वरदत्त श्री का मिला है, वरदत्त श्री का। किसका मिला है?
वर्धत श्री का। ठीक है, याद रखिएगा। गुंजी शिलालेख किसका मिला है? वर्धत श्री का। ठीक है, चलिए वर्धत श्री के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए, अपनी आयु बढ़ाने के लिए, अपनी आयु बढ़ाने के लिए क्या किया? दान दिया। ठीक है, गौ दान दिया। किसका दान? किसका दान दिया? गाय का दान दिया। गाय का दान, गौदान। ठीक है, और ये गाय का दान 2 बार दिया था। ठीक है, ठीक, कितने बार दिया था? 2 बार। और 2 बार दिया था, और 1,000 का, 1,000 मतलब 2,000 गाय दान दिए थे। ठीक है, उस समय गाय जैसा दान देना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, जिसके पास पहले क्या था? जिसके पास ज्यादा गाय थी, गौटिया राजा, है ना। गाय के हिसाब से क्या होता था? वो उसका संपत्ति का आकलन होता था। जिसके पास ज्यादा गाय, उसके बाद उसके पास है ना ज्यादा संपत्ति, वो बहुत बड़ा आदमी। ठीक है, हाँ नहीं, उस समय नहीं, फिर धीरे धीरे क्या आया, क्षेत्र विस्तार में जब आया तो भूमि को मानने लगे फिर। ठीक है, चलिए उसके बाद एक अगर बात करें महाभारत का एक पक्ष अगर देखें तो युद्ध जो है कारण गाय के लिए भी था। कारण कैसे? एक अगर पक्ष देखें तो युद्ध का कारण गाय भी था, है ना। ठीक है, अगर बात करें तो कौरव पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे ना। द्रोणाचार्य ने क्या किया? यहाँ हस्तिनापुर आके इनको शिक्षित किया। ठीक है, कौरव पांडव दोनों को, ठीक है, शिक्षा दिया। कारण यह था कि क्या करना, वो एक ऐसे लड़के की खोज में थे जो उनका बदला ले सके पांचाल नरेश से, द्रुपद से, है ना। क्योंकि द्रुपद का मित्र, जब वो दोनों पढ़ते थे एक साथ, ठीक है, तो ये मित्र थे। उसके बाद वो बहुत बड़ा राजा बन गया द्रुपद। अब उसके पास गया कि उसको गाय चाहिए था, एक गाय दे दे। ठीक है, उसकी पत्नी का डेथ हो चुका था, तो उसका जो बेटा था उसको दूध की आवश्यकता थी। ठीक है, तो वो गाय मांगने के लिए गए इसके पास, द्रुपद के पास, है ना। अब वो क्या करता, वो उसको, है ना, वो उसको पहचानने से इनकार कर देगा कि तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो, मैं तो राजा हूं इतना बड़ा और तुम एक छोटा सा ब्राह्मण हो, है ना। इनकार कर दिया। ठीक है, तो इनकार किया। उसके बाद से उस क्या किया, वो बहुत अब ज्यादा गुस्सा। ठीक है, तो वो जो है अपना बदला लेने के लिए ही वो हस्तिनापुर गया था, द्रोणाचार्य। ठीक है, हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर में मिला कौन? अर्जुन। बाद में जब आया कि गुरु दक्षिणा की, तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा किसको? ठीक है, कि तुम पांचाल नरेश द्रुपद से मेरा मतलब उसे क्या लो, बदला लो। उसको बंदी बना लिया था। ठीक है, और जब उसका बेटा जब वो था तो क्या बोल देते, कहा जाता है कि चावल को पीस के उससे जो दूध निकलता है उसको पिलाते थे द्रोणाचार्य अपने बेटे को। ठीक है ना। ठीक, ये कहानी है। ठीक है, एक पक्ष ये भी रहता है महाभारत में। ठीक है, चलिए गाय का दान जो है 2 बार किया था, और दोनों बार 1,000 गाय का दान किया था। ठीक है, किसने? वर्धत श्री ने, अपनी आयु बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए अगर बात करें शिलालेख, एक शिलालेख कहां मिले? गुंजीदाम वगैरह से, और एक शिलालेख मिला है, ठीक है, खैरागढ़ के विक्रमपुर से। खैरागढ़ के विक्रमपुर से, ठीक है, विक्रमपुर, खैरागढ़ श्रीगंडे जिला। ठीक है, चलिए एक अगर बात करें, उसके बाद ये शिलालेख हो गया। एक सती स्तंभ मिला है, सती स्तंभ मिला है देव बलौदा से। देव बलौदा बेमेतरा, या बेमेतरा पे देव बलौदा से सती स्तंभ मिला है। ठीक है, सातवाहन कालीन सती स्तंभ। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें प्रतिमा की बात करें, प्रतिमा मिला है कहां? बूढ़ी खार।
बूढ़ी खार, ठीक है, मल्हार बिलासपुर, मल्हार बिलासपुर से, बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर कहां से मिला है? बूढ़ी खार से, ठीक है। बूढ़ी खार से क्या मिला है? ठीक है, तो इसमें विष्णु जी का लेख युक्त प्रतिमा, लेख युक्त प्रतिमा मतलब उस मूर्ति में लिखा हुआ है, लेख युक्त प्रतिमा मिला, ठीक है, लेख युक्त प्रतिमा, विष्णु जी का लेख युक्त प्रतिमा मतलब उस प्रतिमा में लिखा हुआ है, कहां मिला है? बूढ़ी खार, कहां? मल्हार, ठीक है। और इस प्रतिमा में जो लिखा हुआ है, ठीक है, शासक के बारे में जानकारी देते हैं। कौन शासक? वेद श्री के बारे में। इसके बाद इसके में वेद श्री, इस वेद श्री को वेद सीरीज भी कहते हैं, वेद सीरीज है ना, वेद श्री को ऐसा लिखा हुआ वेद सीरीज, उसको क्या किए हैं? ठीक है, प्राकृत में ऐसा लिखा हुआ है, उसको फिर संस्कृत में वेद श्री किए हैं, है ना। चलिए, जिसका नाम श्री ही रख देते हैं, श्री, उसको क्या छत्तीसगढ़ी में श्री बोलते हैं ना, नहीं ऐसा किसी के नाम श्री है, श्री बस है, श्री है ना, हाँ, उसको भ्रंश रूप में क्या श्री बोलते हैं, है ना, ठीक है। वैसे ही देखो क्या क्या मिला, शिलालेख मिला है, कहां से? देखो शिलालेख की बात करें तो दो जगह से याद रखना है। एक याद रखना है आपको, कहां से? गुंजी से, गुंजी को क्या बोलते हैं? दमोदरा। एक याद रखना है खैरागढ़ के विक्रमपुर से, कहां से? विक्रमपुर, विक्रमपुर खैरागढ़, ठीक है। शिलालेख सती स्तंभ देव बलौदा से मिला है, कहां से मिला है? देव बलौदा, बेमेतरा, ठीक। चलिए, उसके बाद क्या मिला है? प्रतिमा, ठीक है। ऐसे शिलालेख, सती स्तंभ, प्रतिमा, प्रतिमा मिला है कहां? बूढ़ी खार से। और इस प्रतिमा क्या है? क्या कौन सा? विष्णु जी का प्रतिमा मिला है, ठीक है, विष्णु जी का। और कैसा उसमें लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है तो शासक के बारे में भी लिखा हुआ, वेद श्री के बारे में, ठीक है। ये अगर बात करें शिलालेख, शिलालेख संबंधित वर्धंत श्री, सिक्का अपीलक से, ठीक है, मोती मोती कहीं नहीं मिला है उसका, ठीक है। और अगर हम बात करें तो शासक के बारे में किसका? वेद, इसका प्रतिमा में वेद श्री। अगर बात करें संघाराम, संघाराम एक प्रकार का विहार है, ठीक है, ठीक, संघाराम एक प्रकार का विहार है, ठीक है। चलिए, भवन बोल सकते हैं, विहार भवन जो भी, ठीक है। चलिए, ये संघाराम है कहां? गूंजी में, कहां है? गूंजी, शक्ति जिला, कहां है? गूंजी में, ठीक है। अगर हम बात करें कैसे, अब देखो हर जगह क्या है? बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी जा रहे हैं धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं? जो शासक रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में शासक, वो शासक क्या करते हैं? उनके रुकने के लिए, ठीक है, स्थान प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। क्या बना दिए? विहार बना दिए, ठीक है, अस्थायी रूप से। तो एक प्रकार का ये क्या है? भवन दे दिए, ठीक है। तो वही संघाराम बनवाया था, ठीक है, ठीक। ये सातवाहन कालीन जो शासक है संघाराम बनवाए थे, कहां? गुंजी शक्ति में। किसके लिए? बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी के लिए, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए क्या बनाए थे? 5 मंजिला संघाराम, ठीक है। अब किसके लिए? सबसे पहले भिक्षु के रूप में कौन आए थे? इसी के लिए ना, कौन आए थे? अब बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाया है, तो कौन आए थे? किसके लिए? प्रमुख अगर बात करें तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। किसके लिए? नागार्जुन के लिए बनाया गया था, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, ठीक है। एक्टर नागार्जुन नहीं, ऐसा, हाँ ऐसा मत समझना, एक्टर नागार्जुन के लिए बनाया, ऐसा नहीं है, ठीक है। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनाया गया था, ठीक। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के आगमन के लिए यहाँ पर भव्य संघाराम बनाए थे 5 मंजिला, ठीक है। विदेशी यात्री की बात करें तो सातवाहन काल में विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था मिस्र का आया था, मिस्र का यात्री। कौन? टॉलमी द्वितीय आया था, ठीक है। टॉलमी द्वितीय ने
छत्तीसगढ़ को अधिष्ठान पर्वत के कारण, अधिष्ठान पर्वत के कारण अधिष्ठी क्षेत्र कहा। क्या कहा? अधिष्ठी, अधिष्ठान पर्वत के कारण क्या कहा? अधिष्ठी क्षेत्र कहा। ठीक है, किसने? टॉलमी द्वितीय ने। कहां गया था? मिस्र का। ठीक है, ये आपका सातवाहन काल। ठीक है, यहाँ पे क्लास को यही इंड करते हैं। ठीक है।